नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वाना सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड गाइडेंस फॉर यूजीसी नेट सेट पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें टॉप के 100 क्वेश्चन कवर अप करने की बात की थी। और ये टॉप के 100 क्वेश्चन की पे हमने जो है 50 तक के क्वेश्चन जो है कवर किए कर दिए हैं। और 50 के बाद के जो 51 के से लेकर के 100 के बीच के क्वेश्चन हम अब जो है अब ये कवर अप करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द स्लस्की एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये क्वेश्चन था स्लस्की इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन से। ऑप्शंस हैं प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। या फिर बी डिमांड एंड सप्लाई कर्व को करता है, कॉस्ट एंड आउटपुट को करता है, या प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को करता है। तो राइट आंसर इज, क्योंकि स्लस्की का जो डिकम्पोजिशन है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्योंकि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये उनके अनुसार बोला गया था। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 52 जिसमें इनकम इफेक्ट वर्सेस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात की गई है। इफ द इनकम इफेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स द, देन द गुड किस टाइप का होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। सो मेनली हैपन इसमें दे रखा है कि तीन जैसे नॉर्मल गुड्स हो गया, तो नॉर्मल गुड्स के केस में, या फिर इंफीरियर बट नॉट गिवन के गुड्स में, या फिर गिवन के गुड्स पे, या नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू आंसर। सो इसका राइट आंसर बी है। क्योंकि होता क्या है कि इनकम जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है मोर स्ट्रॉन्गर होता है इंफीरियर के केस में, और जो आपका इनकम इफेक्ट होता है, वो गिवन गुड्स के केस में मोर स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंस ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन जो है 53 में है, जिसका जो कैलकुलेशन करना था प्राइस, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हमारे पास इज इक्वल टू अंडर रूट का 9 माइनस एक्स दे रखा है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे रखा है, एक्स जीरो का वैल्यू दे रखा है 5। ठीक है, सो वी डायरेक्टली पुट दिस इनटू द इक्वेशन 9 माइनस 5, क्योंकि एक्स का वैल्यू 5 दे रखा है, तो ये कितना हो जाता है अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पी जीरो हमारे पास आता है और एक्स जीरो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 5 है। ठीक है, तो वी जीरो हमारे पास आ गया 2, और एक्स जीरो कितना है 5। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू, क्योंकि कंज्यूमर का क्या निकालना है, सरप्लस निकालना है। तो 5 हमारे पास रेंज दे रखी है जो कि प्राइस के तौर पर है, और जीरो से लेकर रेंज करेगा। और यहाँ पे डायरेक्टली दिया रखा है 9 माइनस डी अंडर रूट एक्स डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, -5 × 10। ठीक है, तो 5 × 2 दे रखा है, जो कि मैंने लिख दिया है, 5 × 10 माइनस करेंगे। और जब इसको फर्दर उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसमें डायरेक्टली आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 10। ठीक है, और जब इसको गुणा करेंगे इधर से, तो हमारे पास 38 माइनस 30 डिवाइड बाई 3, एंड ये जो हमारे पास बस क्या आएगा, वो आएगा 8/3। तो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस से क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। तो प्लीज़ डोंट मिस द, कि आपने इसको मिस नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन है, रिबिल प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो रिबिल प्रेफरेंस थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गया था, सो ये सैमुअल्सन ने दिया था, क्योंकि हिग्स के द्वारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया गया था, और स्लस्की का डिकम्पोजिशन मेथड भी इसी में बोला गया था। मार्शल के द्वारा लॉ ऑफ डिमांड की बात की गई थी। तो सैमुअल्सन इज द करेक्ट आंसर। सैमुअल्सन ने ये जो थ्योरी दी थी 1938 में दी थी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेसिस पे जो है फर्क पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेबलन इफेक्ट से रिलेटेड। बेबलन इफेक्ट का मतलब है का डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग्स एंड द रेयर स्टाम्प्स इज एक्सप्लेन बाय विच इफेक्ट। सो कौन सा इफेक्ट जो है वो करता है, एक्सप्लेन करता है।
देखो बेबलन इफेक्ट है, स्नो इफेक्ट है एंड बैंडवैगन इफेक्ट है। सो जो इफेक्ट है बैंडवैगन इफेक्ट है, इट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन के ऊपर इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। और आपका डिमांड कब कैसा रहता है, मोर इलास्टिक रहता है। क्या रहता है, मोर इलास्टिक रहता है, क्योंकि बेसिकली जो बैंडवैगन इफेक्ट है। उसके बाद जो बेबलन इफेक्ट है, बेबलन इफेक्ट बेसिकली जितनी भी हमारी प्रेस्टीज की गुड्स होती है, प्रेस्टीज की जो गुड्स होती है, वो उन गुड्स के केस में ही अप्लाई होता है, ठीक है। और स्नो इफेक्ट जो है रेयर जितनी भी होती है, ठीक है, रेयर काइंड ऑफ गुड्स के केस में ये काइंड ऑफ गुड्स के केस में यूज़ होता है, ठीक है। सो राइट आंसर, क्योंकि पेंटिंग्स हो गया या फिर हमारी अदर कोई इम्पोर्टेंट जो भी क्या कोई आइटम है, ठीक है, जिसका क्या होता है कि पेंटिंग हो गया, स्टाम्प्स वगैरह हो गए। सो ये जो स्टाम्प्स या पेंटिंग्स है ये फॉल करते हैं बेबलन इफेक्ट में। ये थॉप्स्टन बेबलन ने दिया था 1942 में, दिया था 1800। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका राइट आंसर इज ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में डायरेक्टली आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू बना देना है। दिस इज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व है। इसमें क्या बोला गया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो डाउनवर्ड स्लोप होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, राइट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यहाँ दिख पा रहा है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो ये वाला जो अगर मैं दो इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ यहाँ पे, दिस इज इंडिफरेंस वन एंड इंडिफरेंस कर्व टू, ठीक है, IC1 एंड IC2। तो यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करता है, हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मीन वाइल कि यहाँ पे जो है ये जो बेसिक नोशन है इंडिफरेंस कर्व का, बेसिक अजम्पशंस है, वो उसको फुलफिल नहीं करता है, तो इसलिए वो कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। या हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट होता है हायर यूटिलिटी, राइट। सो ये जो राइट आंसर होगा इसका सी होगा। आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में, जो कोई कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से है। और ये हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से है। इसमें यूटिलिटी दे रखा है, यूटिलिटी इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाय y+2, राइट। और हमारे पास प्राइस दे रखा है, प्राइस ऑफ x कितना दे रखा है, 4x+6y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 130। तो ये बजट लाइन दे रखी है, दिस इज ओवरऑल बजट, ठीक है। तो हम इस ढंग से देख सकते हैं इसको। और हमारे पास क्या दे रखा है, अब प्राइस ऑफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे y+1 डिवाइडेड बाय x+2, ठीक है, x+2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके आधार पर हमारा का जो है, और इसको अगर फिर फर्दर इसको 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। और उसके आधार पर फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 4x+6y, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है कि दिस इज गिवन, बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है आपको। और फाइनली जब हम पुट करते हैं इसको, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली पुट करने कुछ कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि होमोजेनिटी के क्वेश्चन बार बार प्रोडक्शन फंक्शन से, एक क्वांटिटी क्यू दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन डिग्री 1 पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द यूलर थ्योरम, कौन सा जो है थ्योरम जो दी गिवन ऑप्शन है वो उसको सेटिस्फाई करता है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बेयर इज द पार्शियल डेरिवेटिव डी क्यू डिवाइडेड बाई डी के दे रखा है, प्लस यहाँ पे दे रखा है डी क्यू डिवाइड बाई डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू क्वान्टिटी। सो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यूलर थ्योरम क्या करता है कि उसमें कांस्टेंट रिटर्न स्केल करता है, और सम ऑफ ऑल द, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ओके। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है उसका सम होता है, और क्वांटिटी से क्या किया जाता है, इसको टोटल क्वांटिटी से क्यू से गुणा किया जाता है, ठीक है। सो ये मार्जिनल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट किया जाता है टोटल आउटपुट के। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ना तो ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है, ना ही डी पॉइंट है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो करेक्ट यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो डी डिवाइड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू के, इसको हम ऐसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू लेबर, ठीक है। तो दिस इस ढंग से भी हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्वांटिटी के बराबर। तो राइट आंसर इज बी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें रिटर्न्स टू स्केल की बात की गई है।
और ये भी क्वेश्चन जो है आप कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से ही दे रखा है, जिसमें क्वांटिटी दे रखी है 150 एल का पावर 0.7 दे रखा है और के का पावर जो है 0.5 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, इसमें से हमारे को इसमें से कैलकुलेट करना है कि ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग रिटर्न कांस्टेंट डिक्रीजिंग ऑन फ्लक्चुएटिंग टू। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिस पे किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम जो है 0.7 प्लस 0.5 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग जो ग्रेटर आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्या है कि ग्रेटर देन 1 है, और इसका मतलब हुआ कि ये कैसा है कि विच ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगला जो कोप्रोग्रेशन प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे मेंस के पर्पज से हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्पज से हो, यहाँ से रहता ही रहता है क्वेश्चन। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की वो 4 अजम्पशन दे रखी है, जिसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इट इज़ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है आप कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन तो बिल्कुल होता है। कर्व रिप्रेजेंटिंग द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज आर डाउनवर्ड फ्रॉम वेरी, बिल्कुल क्यों करता है, डेफिनेटली होता है। इट एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल व्हेन एक्सपोनेंट सम इज टू 1, राइट। यहाँ पे क्लियरली बात की गई है कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे को पता लग चुका है 0.7 और 0.5 की जो एक्सपोनेंट दे रखे हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो अगर वो जो है जोड़ने के आधार पर 0.5 और 0.5 अगर हमारे पास है और इससे कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न आ जाएगा। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न जाता है, और लेस देन 1 आता है डिक्रीजिंग रिटर्न आता है। तो ये तीनों के केस में अप्लाई होता है। अगला है इट शोज वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो कि इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल जो भी वो नहीं करता है, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं करता है, और इसी के कारण जो है ये जो इसका गिवन ऑप्शन था ये डाउन हो जाता है। बाकी तीन तीन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन तीनों को ध्यान में रखने योग्य बात रखी जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन सी ई एस, और ये सी ई एस जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉप डगलस प्रोडक्शन सी डी से हो कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, या फिर सी ईज का कंसेप्ट किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, या फिर इनके जो एक्सपोनेंट दिए होते हैं, या फिर जो भी इसमें पैरामीटर यूज़ किया गया है। ठीक है, जो भी पैरामीटर इसमें यूज़ किए जाते हैं, उन पैरामीटर से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, जिसमें डायरेक्टली लिखा है कि अल्फ़ा क्या शो करता है, और हमारे पास जो ए है ये क्या शो कर रहा है, बीटा क्या शो कर रहा है, और वाई क्या शो कर रहा है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसको मैच करेंगे, तो मैच करने के पे आधार पर हमारा डायरेक्टली क्या आ सकता है कि अल्फ़ा रिप्रेजेंट द फैक्टर इंटेंसिटी, तो ये हमारा क्या करता है, अल्फा फैक्टर इंटेंसिटीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास फैक्टर कितना कंसिस्टेंट, कितना इंटेंसिवली यूज किया जाता है, चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो। और जो अगर ए है, ए इज नथिंग बट इट इज द एफिशिएंसी पैरामीटर। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको, जो कि सोलो के उसमें भी ग्रोथ मॉडल में यूज किया गया ए। ठीक है, और यहाँ पे बी इज नथिंग बट इट इज द फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी। ठीक है, जो सब्सटीट्यूटेबिलिटी है फैक्टर्स की कि कितने सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, वो बी यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन कर रहा है, तो इसके सब्स्टिट्यूशन की तरह। और ए नथिंग बट इज द फैक्टर होमोजेनिटी, तो वाई जो क्या करता है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर ये ग्रेटर देन अगर होगा, लेस देन अगर होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिटर्न टू स्केल का पता लग जाएगा। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, द एक्सपेंशन पाथ ऑफ ए फर्म। ठीक है, तो एक फर्म का एक्सपेंशन पाथ क्या है, वो द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट होता है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल होता है, या शटडाउन पॉइंट होता है, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। सो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला वो ए है, बिकॉज क्या होता है कि ये एक फर्म है, और फर्म का जो है आइसोक्वेंट दे रखा है,
दिस इज आइसोक्वेंट 1, आइसोक्वेंट 2 एंड देन आइसोक्वेंट 3, ठीक है। अब ये जो एक फर्म है वो कब जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करेगी, जहाँ पे जो है आइसोकॉस्ट लाइन जो है आइसोक्वेंट लाइन को टच करेगा, और अगला जो है फिर उसके सेम डिटो जो है वहीं पे उस पॉइंट पे डिटो करेगा, और ये जब इन तीनों पॉइंट को मिलाया जाएगा तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। सो एक्सपेंशन पाथ का लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे चाहिए लेवल ले लो या कैपिटल ले ली, तो यहाँ से शो हो रहा है कि ये जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के जो लेबर और आउटपुट का है टोटल आउटपुट जितना ये क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंशन बेस पाथ के केस में। अगला जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट कर्व से संबंधित है, कि जो कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट, कहाँ से करता है, तो जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहाँ से इंटरसेक्ट करता है। दिस इज हाउ जो हम हमारे पास जो है कॉस्ट कर्व होता है शॉर्ट रन में, ठीक है। और ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, एंड दिस इज योर हमारे पास कैसा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये कहाँ से करता है, मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। तो आई थिंक दिस बी एज ये नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट से नहीं करता, शटडाउन पॉइंट से नहीं करता, ब्रेक इवन पॉइंट से नहीं करता, तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जो मिनिमम पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है और उससे बिलो क्या होता है कि यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, और ये उसके बाद क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इसको अपवर्ड पुल करता है और पहले इसको क्या करता है, डाउनवर्ड पुल करता है, ठीक है। डाउनवर्ड पुल करता है और जब ये ऊपर चले जाता है इसके बाद तो ये अपवर्ड पुल करता है। सो ये हमारे पास जो है इस संदर्भ में। अगला जो क्वेश्चन है परफेक्ट कम्पिटिटिव एंड मोनोपोली के केस में, जिसमें ये पूछा गया है कि कंपेयर टू ए कंपिटिटिव इंडस्ट्री मोनोपोली ट्रांसफर, ठीक है। तो मोनोपोली क्या ट्रांसफर करता है, जिसमें एक कंज्यूमर सरप्लस टू प्रोड्यूसर, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस टू कंज्यूमर, या फिर उसके बाद है हमारा डेड वेट लॉस अवे फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर और डेड वेट लॉस अवे फ्रॉम द कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसमें जो बोला गया है कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट करता है आउटपुट और चार्जेस हायर प्राइस कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। दिस ये क्या रिजल्ट करता है, जो ट्रांसफर कंज्यूमर सरप्लस टू प्रोड्यूसर्स एज ए मोनोपोली प्रॉफिट, ठीक है। तो या इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो किसको दिया जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस को दिया जाता है, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, सोशल वेलफेयर का लॉस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 में जो क्लियरली लिखा गया है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज इट अज्यूम दैट देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। तो कौन से इसमें जो है बैरियर ऑफ एंट्री मानी जाती है, और 65 में मुझे लगता है कि परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्री एग्जिट और एंट्री होता है, इसमें भी मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री एग्जिट और एंट्री होती है। और मोनोपोली जो होता है उसमें क्या होता है, एंट्री पे बैन होता है, एग्जिट और एंट्री पे बैन होता है, तो वहाँ पे फ्रीली वो जो है मोबाइल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट वेरियर्स इन मोनोपोली होता है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है ओलिगोपोली मार्केट से कैरेक्टरिस्टिक्स, और ओलिगोपोली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से संभावना रहती है कि जितने भी मॉडल वगैरह है, चाहे डिओपोली के मॉडल है या ओलिगोपोली के, या फिर जितनी भी हमारी गेम थ्योरी से संबंधित है, गेम थ्योरी, ठीक है, गेम थ्योरी से क्वेश्चन रहता है, गेम थ्योरी से रहता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि फर्म इन एन ओलिगोपोली, एक फर्म ओलिगोपोली की मार्केट की स्थिति में है तो वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे ये है कि या तो वो आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर अदर एक्शन, ठीक है, या हो सकता है कैन ईच इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, या चार्ज अ प्राइस इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपको 1 और 2 आर द करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो सकता है ईच अदर से, जिसमें उनके पास नॉन कोऑपरेटिव हो सकती हो, और कैन ईच इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, ये हो सकता है क्योंकि अगर डिपेंडेंट होंगे तो वो करते हैं चार्ज इक्वल प्राइस टू मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन ये वाला कंडीशन सही नहीं है, तो राइट आंसर इज सी, जिसमें जो है नॉट इंडिपेंडेंट होता है और परफेक्ट कंपटीशन की जिसमें स्थिति नहीं होती है, और कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव टाइप की दोनों टाइप की गेम वहाँ पे अवेलेबल रहती है। वो स्थिति रहती है जिसमें ओलिगोपोली की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला क्वेश्चन जो है नैश इक्विलिब्रियम से है। नैश इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन नैश इक्विलिब्रियम, जिसमें कौन किसमें से फॉलोइंग में से कोई नहीं है। इसमें
हमारे पास ऑप्शंस है बैटल्स ऑफ सक्सेस ऑफ गेम, ठीक है, और उसके बाद है स्टैग हंट गेम हो गई, या मैचिंग पेनी गेम हो गई, या प्रिजनर डायलेमा हो गया, ठीक है। तो या गेम हैज़ अ प्योर स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसमें हैज़ नो प्योर स्ट्रेटेजी नहीं होती है, तो मैचिंग पेनीज गेम, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम नो ओनली मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, तो सो इसमें जो है ऑल लीस्ट वन प्योर स्ट्रेटेजी ऑफ नैश इक्विलिब्रियम, सो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है कर्नोट का डिओपोली मॉडल से, क्योंकि कर्नोट का हो चाहे बार्ट्रेंड का हो, चाहे बार्ट्रेंड का हो, या फिर स्टेकलबर्गर का हो, स्टेकलबर्ग का हो, या फिर एड्सबर्ग का हो, एड्सबर्ग का हो, यहाँ से, या फिर किंग डिमांड कर वो, किंग डिमांड कर वो, यहाँ से संभावित क्वेश्चन ऑलवेज रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू द कॉर्नोट मॉडल, ठीक है, तो कौन सी फीचर है जो कॉर्नोट के मॉडल से है। फर्म compete ऑन प्राइस, नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। और इसमें ये बोला गया कि कौन सी फीचर है, ठीक है, तो फर्म compete ऑन क्वांटिटी, या फिर फर्म कॉल्यूड टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट्स, या वन फर्म इज ए प्राइस लीडर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया गया है उसके केस में, जब यहाँ पे ये आउटपुट डिटर्मिनेशन है, एंड देन यहाँ पे ए के द्वारा इतना शेयर किया जाता है ए फर्म के द्वारा, और यहाँ पे समवेयर हियर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इतना प्राइस उसके द्वारा क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। अब यहाँ से लेकर के ये पोर्शन जो है बी फर्म के लिए होता है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि क्वांटिटी जो होती है या आउटपुट का डिटर्मिनेशन, ठीक है, आउटपुट के साइज के आधार पर जो है वहाँ पे कंपटीशन होता है। सो राइट आंसर इज compete ऑन द क्वांटिटी, ठीक है, तो यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो प्राइसेस के आधार पर है उस हिसाब से होगा जैसा मार्केट का उसके बाद शेयर होगा। अगला क्वेश्चन है किंग डिमांड कर्व से, जो कि पॉल सूजी ने दिया था। किंग डिमांड कर्व के केस में हमारे पास दो केस की केस में है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का है कि एक लेस इलास्टिक है, और इधर के बाद परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक लग रहा है, मोर इन इलास्टिक लग रहा है, ठीक है, इन इलास्टिक लग रहा है। इस केस में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है क्या हो जाती है, यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है इस स्थिति में। और किंग डिमांड कर्व में क्या होता है कि ये ओलिगोपोली मार्केट की क्या एक फीचर है, क्योंकि दिस इज फॉल अंडर द ओलिगोपोली, ना ही मोनोपोली के केस में होता है। मोनोपोली के केस में डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व का, और लेस इलास्टिक होता है, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक होता है, ठीक। ये जो डिमांड कर्व है मोर इलास्टिक होगा, एवरेज रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू डिमांड। तो ये इस केस में ये जो है ओलिगोपोली के केस में होता है, क्योंकि वहाँ पे इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी वो प्राइस फॉलो करते हैं तो यहाँ तक फॉलो किया जाता है। इफ़ प्राइस को अगर यहाँ से भी क्या किया जाता है, डाउन किया जाए, तो वो जो है यहाँ से नीचे प्राइस को फॉलो अप नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है ये नॉट इंक्रीजेज बाय जो फॉल, जो प्राइस कट है वो जो रिमेनिंग फर्म्स होती है मार्केट में, वो उसको क्या नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से वहाँ स्टिकीनेस रहती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 70 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द कोर कंसेप्ट है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, ठीक है, और थर्ड डिग्री, 3 डिग्री की जो बात की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, तो कौन सी जो है, द फर्म मस्ट हैव मार्केट पावर, ठीक है, तो पहला ये है कि फर्म के पास जो है वो होना चाहिए, मार्केट पावर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली है। डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मार्केट, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि दो अगर अलग अलग डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व के केस में अलग अलग इलास्टिसिटी है, तो वहाँ पे जो है प्राइस अलग अलग जो है क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। और एबिलिटी टू प्रिवेंट रीसेल आर्बिट्रेज, ठीक है, और को रोकने की क्षमता होगी, बिल्कुल डेफिनेटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि रीसेल बिटवीन सेगमेंट होता है, तो ये एबिलिटी है आर्बिट्रेज की। पैरेटो ऑप्टिमलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें ओलिगोपोली मार्केट में नहीं होता है, मोनोपोली में भी नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता है, ये किस में होता है, मात्र मात्र ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे आपका मार्केट जहाँ क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से एलोकेटिव एफिशिएंसीज को क्या किया जाता है, चाहे एलोकेटिव हो चाहे वो एलोकेटिव एफिशिएंसी
एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एफिशिएंसी एज वेल एज एलोकेटिव, इसको जो है अचीव किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में ही उसको, क्योंकि रिसोर्सेज का सही ढंग से एलोकेट किया जा सकता है। अगला है मार्जिनल कंडीशन ऑफ पैरेटो एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैरेटो की मार्जिनल कंडीशन डिस्कस है, जिसमें से कि ये निकालना है कि कौन सा जो है आउटपुट प्रोडक्ट मिक्स रिक्वायर्ड लगता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रहता है यहाँ से। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, MRPT ऑफ एक्स एंड वाई टू गुड्स हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ ए गुड्स, ठीक है, जिसमें एक्स वाई एंड वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ पी बी इंडिविजुअल के लिए, जिसमें टू गुड्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक तो स्थिति है, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ए एंड बी नहीं है, ये भी नहीं है, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर कैपिटल ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड मार्जिन, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि वहाँ पे दो का प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस ढंग से, एक्स एंड वाई गुड्स को इस ढंग से प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो दोनों के बीच दो इंडिविजुअल ए और बी में उनमें एलोकेटिव बेसिस पे उसको वो किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। कॉन्ट्रैक्ट कर्व की है, एवरी पॉइंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज ए पैरेटो एफिशिएंट, बिकॉज क्या क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाते हैं जो एड्सवर्थ डायग्राम के थ्रू हमने बनाते हैं उसमें उसमें है वन पॉइंट कुड नॉट बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, ठीक है, या फिर इट इज़ नेसेसरी इंडिकेट्स इक्वल लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, या फिर बोथ ए बी एंड, ठीक है, या फिर ए और बी दोनों में से कोई हो, ना इधर कोई सा भी नहीं हो सकता, या दोनों हो सकता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर इज ए, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। तो यहाँ तब तक नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ जो बेटर ऑफ में कंडीशन में है उनको कुछ पोर्शन जो है कंपनसेशन में के थ्रू जो है गिव अप करना पड़ेगा, ताकि जो वर्स ऑफ है इकोनॉमी में उनको क्या किया जाए, बेटर ऑफ किया जाए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट फेलियर है, बार बार क्वेश्चन रहता है। मार्केट फेलियर गरीबी की वजह से नहीं होता है, मार्केट पावर की वजह से नहीं होता है, या प्राइवेट गुड्स की वजह से नहीं होता है, इट इज़ ऑन ड्यू टू द एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। तो मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन प्राइस मैकेनिज्म फेल एलोकेटिवली, जिसमें रिसोर्सेज को जो है एफिशिएंट बेसिस पे क्या नहीं किया जा सकता है, एलोकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये क्या किसकी किसकी वजह से होता है, मेनली क्योंकि बार बार क्वेश्चन रहता है, हमारी वीडियोज़ में हमने पहले भी कवर किया है, पब्लिक गुड्स हो, ठीक है, या पब्लिक गुड्स, ठीक, और हमारे पास एस्मेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, एस्मेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से जो मार्केट क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है बी। पब्लिक गुड्स की फीचर की बात की गई है, पब्लिक गुड्स कैरेक्टराइज बाय, ठीक है, तो पब्लिक गुड्स के जो मेजर फीचर होती है वो क्या होती है, राइवलरी नहीं होती है, एक्सक्लूडिविटी भी नहीं होती है, ठीक है, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, और राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, एंड यहाँ से संभावित ये राइट आंसर इज बी। और जितनी भी टाइप की गुड्स हो, चाहे हो हमारी क्वासी पब्लिक हो, ठीक है, क्वासी प्राइवेट गुड्स हो, या प्राइवेट गुड्स हो, क्लब गुड्स हो, ठीक है, क्लब गुड्स, ठीक है, या मेरिट मेरिट गुड्स, ये सभी की सभी गुड्स का ध्यान देने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है कॉमन रिसोर्स पूल वाली हो, जितनी भी कॉमन रिसोर्स पूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है, हमने पब्लिक फाइनेंस में अपने वीडियो में कवर किया है इसको डिटेल पे। अगला क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की बात है, जिसमें इन द बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट, जिसमें इनपुट आर कम्पिटिटिव एंड फॉर आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, देन इक्विलिब्रियम इन द फैक्टर, ईच फैक्टर ऑफ अन कौन कौन सा का, तो एन अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ आउटपुट टाइम टोटल आउटपुट, ठीक है, नहीं होता है, या फिर द अमाउंट एलोकेटेड बाय पॉलिटिकल प्रोसेस, नहीं, बिल्कुल नहीं, एन इक्वल शेयर ऑफ आउटपुट, ये भी नहीं होता है, वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, सो राइट आंसर इज डी। तो यहाँ पे क्योंकि बी एम पी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस आधार पर हम जो है, क्योंकि बोथ फैक्टर किसी की बात की गई है कि फैक्टर के केस में भी और प्रोडक्ट के केस में भी कैसा है, वहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपेटिटिव होता है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो ये राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन 77 रेंट से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे रेंट जितना भी हो, चाहे रेंट का कंसेप्ट हो, रेंट का कंसेप्ट डेविड रिकार्डो ने दिया था,
डेविड रिकार्डो है, और डेविड रिकार्डो के जितने भी उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे। तो इकोनॉमिक रेंट को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? हाउ इकोनॉमिक रेंट इज डिफाइंड एज पेमेंट टू ए फैक्टर अबव इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, यह पहला ऑप्शन है। और बी इज पेमेंट टू द यूज ऑफ लैंड ओनली, नहीं, क्योंकि लैंड ही मात्र एक नहीं होता है। क्योंकि मॉडर्न थ्योरी ने इसको क्रिटिसाइज किया था, टोटल अर्निंग टू फैक्टर प्रोडक्शन फैक्टर एंड पेमेंट बिलो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जितना अधिक रेंट पे किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक रेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, क्वासी रेंट कंसेप्ट किसने दिया था? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वासी रेंट, ठीक है। तो क्वासी रेंट कंसेप्ट इज गिवन बाय होम? तो ये मार्शल ने बोला था। मार्शल ने इस कंसेप्ट को दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो शॉर्ट रन में होता है, ठीक है, शॉर्ट रन में जो वो किया जाता है, कैपिटल गेन्स होता है, कैपिटल के केस में जो भी गेन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उनको दिया जाता है, उसको क्वासी रेंट बोलते हैं। और क्वासी रेंट में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन आया था। बेस डिटर्मिनेशन की बात है। बेस डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है? इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, लेबर मार्केट, ठीक है। द इक्विलिब्रियम बेस इज डिटर्मिन बाय, तो किसके द्वारा जो इक्विलिब्रियम का बेस का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो लेबर डिमांड्स इक्वल लेबर सप्लाई, ठीक है, राइट, ये सही है, क्योंकि जितना डिमांड किया जाएगा उतना सप्लाई की जाएगी। और बी है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल्स द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एम आर पी इज इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, राइट, क्योंकि जितना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हो रहा है उतना ही फैक्टर कॉस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम दोनों में स्थित हो रहा है, इस्टाब्लिश हो रहा है। तो इसी वजह से क्या है कि ये बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू बेस, सो इज ये करेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट थ्योरी से जितनी भी इंटरेस्ट की, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो मॉडर्न की थ्योरी हो, चाहे केन्स की थ्योरी हो, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना रहती है। उसमें अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड थ्योरी है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय, तो इसमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड की बात की गई, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड, ठीक है। तो ये दोनों के केस में है। इसमें बात की गई है कि लोनेबल फंड थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों का, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं डिमांड साइड और सप्लाई साइड, ठीक है। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी बाद में आती है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ कैपिटल बाद में आती है। और डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल नॉट ओनली द सिंगल फैक्टर, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जहाँ पे डिमांड एंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ ये लोनेबल फंड है, उसके दोनों के जिसमें हमारा डिसऑर्डिंग पर कोडिंग की बात की थी, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है उसकी बात की। एस्मेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्मेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है, इस इंफॉर्मेशन की एडवर्स सिलेक्शन अराइज होती है, क्यों होती है? रीज़न क्या है कि यहाँ पे हिडन एक्शन होते हैं, और ये एक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसमें मेन जो होता है मॉरल हजार्ड होता है, इसमें भी नहीं होता है, लेकिन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो हिडन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि वन पार्टी इज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखती है वो, तो दूसरी क्वालिटी जो है क्वालिटी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो है सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि और ड्यू टू किसके होता है? हिडन इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है मॉरल हजार्ड। मॉरल हजार्ड बेसिकली जो परफॉर्म होता है वो मैंने इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो मार्केट होती है, इंश्योरेंस मार्केट्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें होता है कि पीपल विद हाई रिस्क बाइंग मोर इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ तो ठीक है जी। लेकिन चेंज इन बिहेवियर आफ्टर परचेजिंग इंश्योरेंस, राइट, ठीक है। तो होता क्या है मॉरल हजार्ड में कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पहले बोली गई, उस टर्म्स एंड कंडीशन के बाद, क्योंकि इस इंडिविजुअल को क्या है मालूम है कि मेरा जो है इंश्योरेंस कवर हो जाना है, तो इंश्योरेंस कवर होने जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो भी उसके अगेंस्ट होता है, टर्म्स और कंडीशन के अगेंस्ट होता है, उसके अगेंस्ट जो भी कार्य करने स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, वो क्या करते हैं, अपना बिहेवियर पूर्ण रूप से चेंज करेंगे। जैसे कि वो पहले शायद नशा नहीं करते होंगे, ठीक है, तो जब वो नशा नहीं करते हैं, वो कोई सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, तो बाद में वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने वो ले लिया, प्लान ले लिया, तो क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल, लाइफ होती है वो कम हो जाती है, जीने की क्षमता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, इसी वजह से क्या उनका तो मॉरल हजार्ड जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ को जो है ज़्यादा
वो उठाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, लॉस उठाना पड़ता है, उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा अगर जल्दी डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ वन प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम अराइजेस क्यों अराइज होती है। तो ये बेसिकली जो है इंटरेस्ट आर अलाइन, ठीक है, ये इसकी वजह से नहीं होता है। दूसरा प्रिंसिपल एजेंट्स इंटरेस्ट डाइवर्स होता है, ठीक है। तो डाइवर्स का मतलब है कि अलग अलग होता है, ठीक है, प्रधान और एजेंट दोनों, प्रिंसिपल और एजेंट अलग होता है। देयर इज़ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रिंसिपल और क्योंकि नॉट परफेक्टली मॉनिटर, ठीक है। तो एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग डिफाइंड होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव उनके वो, तो जिसकी वजह से उनके एक्शन भी अलग हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की बात भी आती है। तो इसमें बेसिकली जो है डिमांड इलास्टिसिटी की बात नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन की बात, कॉस्ट की, इसमें बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है कि कैसे जो है पेरेटो ऑप्टिमिलिटी ऑब्टेन किया जाए इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हिक्सन एलन ने दिया था, कंसेप्ट पेरेटो ने दिया था, और ये 1936 में इस कंसेप्ट को इन्होंने दिया था, जिसमें इंडिफरेंस कर्व को, जिसमें कहा गया था कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये यूटिलिटी को ऑर्डिनल बेसिस पे मेजर किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कार्डिनल अप्रोच दी गई थी जिसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको किया गया था, मेजर किया जाता था। तो उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन दिया गया है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की क्या होती है, तो दोनों की 0 या 1 या फिर क्योंकि कांस्टेंट इलास्टिसिटी होती है जो कि इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो द राइट आंसर इज 1, राइट। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात बेसिकली किस में होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के केस में होता है, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर दिस PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ दिस इज कैपिटल और इस साइड लेबर है। तो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के केस में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब यानी कि अगर कैपिटल कम लगेगा तो लेबर यूज ज़्यादा किया जाएगा। और उस केस में क्या होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एट ए पॉइंट जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसको इस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे मार्जिन, तो ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस सीलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस सीलिंग जो है, प्राइस सीलिंग, ठीक है, प्राइस सीलिंग जो है इसमें सरप्लस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इक्विलिब्रियम लीड्स टू द, ठीक है। तो बिलो अगर प्राइस सीलिंग से है, सरप्लस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, तो ये भी गलत है। शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी, राइट, नो चेंज इन द क्वांटिटी एंड इंक्रीज इन द, तो ये जो प्राइस सीलिंग होता है वो बिलो होता है। देखो अगर हमारे पास ये है, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, इसके आधार पर द लोएस्ट वन पे फिक्स किया जाता है सीलिंग, प्राइस सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जो है प्राइसेस को क्या नहीं किया जाएगा, फॉल नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए जो है क्वांटिटी डिमांडेड होगी और इस पॉइंट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइस सीलिंग है। और फ्लोर प्राइसेस जो है अपर बेसिस पे होता है, जहाँ पर जो है जहाँ से ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा जब प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते हैं। प्राइस फ्लोर जो मैंने पहले बोल दिया, इट इज़ सरप्लस के केस में होता है, ठीक है, जो ये वाला केस है, दिस वन इज सरप्लस केस, ठीक है, और ये अपर साइड में होता है, ठीक। तो ये राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, टैक्स इंसिडेंस होता है, बर्डन फॉल्स मोर हैविली ऑन कंज्यूमर पैन, कब के कंज्यूमर के ऊपर होता है, जब डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, नहीं ऐसा नहीं है, कंज्यूमर के ऊपर नहीं होगा। अगर वो प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं क्योंकि डिमांड मोर इलास्टिक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर वो प्राइसेस फिर से इंक्रीज करते हैं इस पॉइंट, तो एकदम से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। अगर सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक देन डिमांड, ठीक है, तो सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन डिमांड है, तो उस केस में होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो रेडी है लेने के लिए। सो डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक और यह इलास्टिक के केस में होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अब सप्लाई कर मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द सप्लायर, ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट के केस में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इज ए कंज्यूमर थ्योरी रिप्रेजेंट क्या करती है, जिसमें प्राइस रेशियो होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम होती है, या फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, या इनकम इलास्टिसिटी। द राइट आंसर इज बी, हमने पहले भी किया था अभी, जिसमें जो पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था, 51 क्वेश्चन था। होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है, होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है, एफ इज इक्वल टू एक्स एंड वाई
का के, ठीक है। और इसमें फंक्शन इज टी टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, और टी वाई, टी टाइम्स इज इक्वल टू टी का पावर के आ जाएगा, क्योंकि के टाइम्स जो है ये किया जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो ये जो पावर है के का वो बताता है कि कितने टाइम्स जो है आउटपुट स्केल करेगा, ठीक है। और इनपुट्स डिग्री बताएगा कि कितने स्केलिंग ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू द टी, ठीक है। तो दिस वन इज द राइट आंसर इज ए, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर है। बी हिसियन मैट्रिक्स है, ठीक है, इज यूज टू डिटरमिन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए यूज़ नहीं होता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। मैट्रिक्स ऑफ सेकंड और पार्शियल डेरिवेटिव है यूज टू डिटरमिन द फंक्शन कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन किया जाता है इस हेसियन मैट्रिक्स के द्वारा कि कॉन्वेक्सिटी है या कॉन्केव है ये फंक्शन, इस टाइप से इसको जो है डिसाइड किया जाता है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है सिंप्लेक्स मेथड इज यूज फॉर सॉल्विंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये लीनियर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो गेम थ्योरी नहीं होता है। तो ये राइट आंसर इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होती है, और ये जॉर्ज डांसिग ने इस कंसेप्ट को दिया था, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, जिसमें इनपुट आउटपुट एनालिसिस डेवलप बाय किसके द्वारा ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस डेवलप किया गया था। तो ये लियोनटिफ के द्वारा डेवलप किया गया था 1951 में, जिसमें ये शो किया गया था कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में वो कैसे जो है आपस में एक दूसरे से निर्भर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गिवन गुड्स, ठीक है। तो गिवन गुड्स के केस में हमने बोला कि गिवन गुड्स जो होती है वो बेटर देन होती है, थोड़ी सी बेटर होती है एज कम्पेयर टू इनपीरियड गुड्स। इनपीरियड गुड्स से थोड़ी बेटर होती है, इट मीन्स वहाँ पे जो है हल्का सा इनकम इफेक्ट क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द सब्सटीट्यूशन रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है। और ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व के केस में ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि हम ये लॉ ऑफ डिमांड में ये देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है गिवन गिव्स के केस में। सो स्ट्रॉन्गर देन होता है ओवरवेट द सब्सटीट्यूशन की, तो ये मैंने पहले बोल दिया था। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हिक्स और स्लस्की के केस में, हिक्स एंड स्लस्की का जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है। द मेथड ऑफ कंपनसेटिंग द कंज्यूमर, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट, नो डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेथड ऑफ कंपनसेटिंग ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कि कंज्यूमर को कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड करना है। इक्सन मेथड कीप्स यूटिलिटी कांस्टेंट कंपनसेटिव वेरिएशन, जो कांस्टेंट बोलता है, बाइल सल्स्की बोलता है कि जो ओरिजिनल पॉइंट है उसी पॉइंट से वो क्या करता है, दूसरा जो इंडिफरेंस कर्व है वहाँ पे उसी से पॉइंट से उसी इंडिफरेंस कर्व को टच करता हुआ जाता है, जो न्यू बस जो बजट लाइन होती है। दिस वन इज द ओरिजिनल वन, राइट, ठीक है। और इसके बाद अगर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिवली इसी पॉइंट से इसको जो है, सॉरी, इसका कंपनसेशन यहाँ से इतना लिया जाएगा, और जब इसे इतना डिडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे इसको जो है इसी लाइन से आगे जाएगा, और यहाँ समवेयर इसको जो है क्या करता है वो इंटरसेक्ट करता है। तो ये हिक्सन का है। अगला क्वेश्चन है एनवलप थ्योरम है। थ्योरम इज इकोनॉमिक रिलेट्स टू बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, क्या रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता है, प्राइस एंड आउटपुट क्या है, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो ये जो बेसिकली होती है शॉर्ट रन लीड्स टू द लॉन्ग रन, ठीक है, कॉस्ट कर्व को कंस्ट्रक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो होते हैं टेंजेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट पॉइंट टेंजेंसी पे होता है, जिसकी वजह से जो है एनवलप कर्व होता है। डेड वेट लॉस होता है, ठीक है, डेड वेट लॉस, ठीक है, वो होता है लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता है, सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। किसका होता है, सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें दोनों कंज्यूमर प्लस सरप्लस का, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का क्या होता है, सरप्लस का लॉस होता है। दैट रिलेट टू, और ये सारा का सारा लीड करता है मार्केट इनएफिशिएंसी का, मार्केट इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इंटरवेन करना पड़ता है। और नेचुरल मोनोपोली जो होती है वो क्या है, इट इज़ अकर्स व्हेन, कब होता है, जब देर आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। देर आर सिग्निफिकेंट डिस्कॉनमी, नहीं ऐसा नहीं है। रिटर्न्स टू स्केल, ऐसा भी नहीं है। नो बैरियर टू एंट्री। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हो रहा होता है तो उसको एज ए नेचुरल मोनोपोली होती है। तो ये सारे के सारे 151 से लेकर के 100 क्वेश्चन हमने कवर किए आज, जिसमें हमारे पार्ट 3 ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या अदर एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे पीजीटी हो इकोनॉमिक्स की, या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो
एचपीपीएससी के द्वारा निकाली गई है, सारे के सारे एग्ज़ाम को हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे बने रहे। धन्यवाद, थैंक यू। और